नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ इस शो में। थोड़ी देर में शो की जो एक हाईलाइट हमने आपको शुरू में बताई थी, मार्केट गुरु रामदेव अग्रवाल हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे अपनी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन से। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है मोतीलाल ओसवाल की ग्रैंड हायत से, वहाँ से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश सतपुते और आशीष बहेती हमारे साथ बने हुए हैं और दो और गेस्ट को जोड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन एक बार पहले ज़रा मार्केट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों उस हायर रेंज पर गए, फंसे वहाँ पर, नीचे आए और अब थोड़ा सा लोअर लेवल पर फिर सपोर्ट। लेकिन इंडेक्स में अब तक कोई ट्रेड ओपन नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टॉक्स में शानदार ट्रेड्स रही हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में। आज क्लियरली सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग है इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इस समय निफ्टी का टॉप गेनर 3.5% ऊपर, और ये काफ़ी शानदार स्टॉक रहा है। उसके अलावा SBI लाइफ में तेज़ी, और बड़े स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ITC, NTPC, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन है। लेकिन नीचे क्या है, IT स्टॉक्स, जिसमें कि टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, HCL टेक, ये सब के सब स्टॉक इस समय डी लो पर। टाइटन कल की रैली के बाद आज थोड़ा सा फिसलता हुआ 1% नीचे टाइटन। ये बात हो गई इंडेक्स की। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में यानी मिड कैप्स में बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा आज का टॉप गेनर 3.5% ऊपर। PFC, वोडाफोन आइडिया, ICICI प्रू, मैक्स फाइनेंशियल, GNFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई दे रहे हैं आज इस समय। पॉलीकैब और एस्ट्रल फ्रेश ऑल टाइम हाइस पर, और नीचे की तरफ आपको औरोबिंदो फार्मा, उसके अलावा ग्रैन्यूल्स जो बैन से बाहर आया, मेट्रोपोलिस जो बैन के अंदर आया, और IEX और रैमको सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय थोड़ी सी डिक्लाइन। वीरो ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये इंडेक्सेस पर आपने लेवल्स और कुछ स्टॉक्स का बिहेवियर समझा। हमारे साथ अब आशीष बहेती मौजूद हैं। आशीष, इंडेक्स पे जब एक बहुत क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा है, अपनी सप्लाई ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहे इंडेक्सेस, दोनों ही इंडेक्सेस सबसे ऑप्शन रेंज में हैं, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज़ क्या रहेंगे इस वक्त? जी वीरेन जी, पहला कन्विक्शन आइडिया रहेगा HDFC AMC पे बाय की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से HDFC AMC ने 20 डेमो पे सपोर्ट लेकर आज वापस बाउंस बैक दिया है, वो काफी इंप्रेसिव है। मुझे लगता है कि ये वापस 2570 तक के लेवल दिखा सकता है, तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 2490 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो REC, पूरे सेक्टर में अच्छा बज है, और जिस हिसाब से REC अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करते हुए इसमें भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो काफी इंप्रेसिव है। तो 249 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। REC में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 237 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, ये हो गई बात आशीष बहेती। जिसे राजेश सतपुते को भी जोड़ लेते हैं वापस एक बार और उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, मेरी नज़र है HDFC लाइफ, आपने जो जिक्र किया बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आज ये बाजार के सामने इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेहतरीन है। 646 के आसपास है मेरे हिसाब से। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 665 का। तो एट अ लेवल ऑफ 646 आपको बाय करना है 635 के स्टॉप लॉस के साथ। तो HDFC लाइफ ये पहला बाय कॉल रहेगा। और दूसरा बाय कॉल जो रहेगा वो रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। देखिए, सुबह में यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट है, उसके बाद थोड़ा कूलिंग ऑफ हो रहा है, और ये कूलिंग ऑफ मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्ग के लिए। 1735 1734 ये करंट प्राइस है, तो यहाँ पे बाय करना है। 1730 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए हम इसमें लॉन्ग करेंगे 1720 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 1760 का। ओके, चलिए, तो टाटा कम्युनिकेशन इस समय राजेश जी की कॉल। सुदीप जुड़ गए हैं अब हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड्स रहेंगी आपकी सुदीप? अनुज, गुड मॉर्निंग। मेरा पहला ट्रेड रहेगा रेलटेल। हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम कल से हम देख रहे हैं। इरकॉन और रेलटेल में भी एक अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ दिख रहा है। और एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम अगर देखें तो डेली चार्ट्स में हम देख रहे हैं कि पूरा जून जुलाई महीना एक अच्छे ट्रेंड में था। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 165 170 के बीच में, और आज हमें वापस एक अच्छा एक्शन रेलटेल में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स बेहतरीन है, और एक कंसोलिडेशन में से यहाँ से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें ये काउंटर में देखने मिलेगा। तो 167 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है रेलटेल 185 के टारगेट्स के लिए हम ये बाय कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। हमने टाटा पावर में एक अच्छा मोमेंटम कल के सत्र में देखा था, जो कि पिछले 7-8 दिन का जो एक कंसोलिडेशन था उसमें से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। एक प्रायर अपट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक में, और उसके बाद कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दर्शाएगा हमें,
और 234 के स्टॉप लॉस से 248 एंड 255 के टारगेट्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आने वाले कुछ सत्रों में हम देख पाएंगे। जी हाँ, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 240 की जोन में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और ले आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। उसमें BHL में कल एक स्पाइक था, आज 102.40 की ट्रेजेक्टरी में, पावर स्टॉक्स की ट्रेजेक्टरी में ही अगर आप इसे रखें। आशीष, आपका व्यू? REC, PFC, BHL सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। BHL अब एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी थी 101 की, 102 की, उसको पार करता हुआ, आपका व्यू? इनफैक्ट ये हमारे रडार में था एज अ ऑल्टरनेटिव टू REC। बहुत अच्छा मूव, और जिस हिसाब से कल इसने प्राइस एक्शन दिया और आज फॉलो थ्रू बाइंग है वो काफी इंप्रेसिव है। BHEL में इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसका अहम रेजिस्टेंस एरिया था 100 का, उसे क्रॉस करता हुआ देखने मिल रहा है। तो 101 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि BHEL का ये जो मूव है 105 तक के लेवल्स अब दिखा सकता है। अच्छा, एक बार मैक्स लाइफ लेकर आइए वापस। सुबह बाकी के इंश्योरेंस स्टॉक्स में जान थी, मैक्स नहीं चल रहा था, लेकिन अब मैक्स में भी मूव आया फिर से। तो मैक्स लाइफ इस समय आपको दिखाई देगा इस डे हाई पर। ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। एक बार जरा चार्ट लेकर आइए मैक्स का और देखते हैं। ये देखिए, ये एक शानदार मूव, 2% ऊपर अब डे हाई पर। क्या मूव्स रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल में। नीलेश भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीलेश, गुड मॉर्निंग। नीलेश जी, बताइए आपकी ट्रेड्स। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पर कनेक्शन में, फ्रीज हो गया फ्रेम। आते हैं नीलेश जी आपके पास वापस। आशीष भैती जी, एक बार लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स के चार्ट्स देखिए। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, iPro, मैक्स, कोई पसंद आ रहा है आपको? इनफैक्ट सब में काफी अच्छी बाइंग है। HDFC लाइफ की तो ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है। SBI लाइफ काफी गिरावट के बाद, करीब करीब 8 दिनों की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देने का कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से आज पूरा प्राइस एक्शन बना हुआ है SBI लाइफ में, वो काफी इंप्रेसिव है। शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल है। मुझे लगता है कि जो 1300 का एम लेवल था इसका, वो क्रॉस करता हुआ देखने मिला है। तो 1330 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1285 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, SBI लाइफ 1303 की पे आके ट्रेड करता हूँ। खैर, बस कुछ ही समय बाकी है। एक खास बातचीत मार्केट गुरु श्री रामदेव अग्रवाल के साथ कुछ देर में अनुज शुरू करेंगे। बस अभी थोड़ी सी हम स्कैनिंग कर रहे हैं, कुछ ही देर में चर्चा शुरू होगी। ये खास बातचीत आप जरूर देखिएगा। हम थोड़ी सी मार्केट की सेलिंग कर रहे हैं, थोड़े ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस का मोमेंटम पिक हुआ था। रिलायंस 2531 पे नाउ वर्सेस डे लो ऑफ 2504। दैट अगेन मतलब वो जो ऑप्शन बेस था इसने काम किया। आपकी राय नीलेश क्या होगी रिलायंस पे? एग्जैक्टली इंट्राडे हाई जो है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए लगातार ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को जरूर मिल रही है, बट आज की रिकवरी को देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो पुल बैक आया है ये थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। 2535 के ऊपर अगर टिकता है तो 2560 2580 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। निचले स्तर पर 2480 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड में पोजीशन में बने रह सकते हैं। नीलेश, आपके खुद के दो ट्रेड्स कौन से होंगे? बिल्कुल, देखिए दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर 1760 1770 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। स्पॉट्स के लेवल्स हैं 1705 के आसपास का, डेज लो के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। वही जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है NTPC में भी काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। एक अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 5% का ओ एडिशन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है और एक टेक्निकल ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद आता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर 225 और 228 के दो टारगेट होंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 270 रुपए का। NTPC पावर स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है आज। मीनवाइल जो हमने पॉली कैप पिक किया था ना जरा जिस टाइम, मेरे ख्याल से हम उस पिछले कार्यक्रम पहला सौदा के अंतिम पड़ाव में थे। उस वक्त 49.19 का लेवल था। इट्स नाउ 49.60। दिन के सर्वोच्च स्तरों पे और अपने करियर के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे रहा है। आशीष, मैं जिस बात का उल्लेख उस वक्त भी कर रहा था, क्योंकि ये एक टिपिकल फ्लैग है और फ्लैग का ही इस स्टॉक पे जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी बड़ा है। ये जो फ्लैग था वो अप्रॉक्सीमेटली 1419, एक सेकेंड, 1919 का था और नीचे था उसका स्विंग लो लगभग 4506। यानी तरीके से ये करीब 400 रुपये का फ्लैग ब्रेकआउट प्रोजेक्शन है।
आप मेरे व्यू से सहमत हैं क्या? अगर आपकी पोजीशन अब ग्रिप में है तो कम से कम तो 300-400 रुपए के स्विंग के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। जी, जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से जो फ्लैग का बोल था वो काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक 11 तारीख को ये मूव चालू हुआ था और एक वन वे मूव इसने दिखाया है। और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर अब बना और अब जो ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है कि 5300 एक क्लियर ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5300 तक के लेवल्स इसमें अब क्लियरली ओपन हो चुके हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बने रहने की सलाह रहेगी। कोई भी मूव जो आता है वो इसमें फ्रेश मूव, बड़ा मूव ही बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो 5300 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें अब बस ट्रेल करके 4800 का एसएल मेंटेन करें। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे डे हाई पर और ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे पॉली कैप बजाज फाइनेंस स्क्रीन पे लेके आइएगा 7097। कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव को, कल के कैंडल रिवर्सल को रिस्पेक्ट करता हुआ। नीलेश, टेक्निकली अब क्या 20 डेमा की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, जो कि परसिस्ट करता है करीब 7152 पे, फॉलिंग 20 डेमा ऑन बजाज फाइनेंस? देखिए, मेजर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक साइड में नजर आ रहा है। एक अटेम्प्ट जरूर हो रहा है रिकवरी का, और जो 21 डे मूविंग एवरेज है 7184 के आसपास, उसके ऊपर अगर निकलता है तो उसके बारे में विचार किया जाएगा लॉन्ग पोजीशन के बारे में। बट फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड होगा। अनदर 1.5% तक का मूव करंट लेवल से एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस रखना होगा 7050 दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास का। अगर लॉन्ग है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी में कहूंगा फिलहाल के लिए अवॉइड करें। कोई क्लियर कंफर्मेशन यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, चलिए फिलहाल इस स्टॉक पर आपका ध्यान बजाज फाइनेंस डे हाई पर, BHL डे हाई पर, एस्कॉर्ट्स को डे हाई पर, GMR एयरपोर्ट्स डे हाई पर। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज 10 कदमदार ट्रेड के अगले अंश में खास बातचीत श्री रामदेव अग्रवाल से, मार्केट गुरु, उनसे करेंगे बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होगा। मोतीलाल ओसवाल के 19वें एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की इस साल की थीम है इंडिया राइजिंग, नेशन ऑन द मूव। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त भारत दुनिया का चमकता सितारा है। भारत आर्थिक समृद्धि के मायने में काफ़ी ऊपर है और दुनिया जहां कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, यहां निवेशकों को अवसर ही अवसर नजर आ रहे हैं। यहां की तेज़ रफ्तार इकॉनमी, बड़ा बाजार, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफॉर्म सब निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी और बाजार में मौक़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं वहाँ आकर ये इंटरव्यू करना चाहता था, उसका एक अलग ही मज़ा आता है क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूँ आपके काफ़ी हलचल चल रही है वहाँ पर। और ये मेरे ख्याल से आपकी अब तक की जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें शायद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के रूप में, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस के रूप में निकल कर आ रही है। नहीं, कॉन्फ्रेंस तो हर साल मतलब इट इज अमंग्स द बिगेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें क्या है कि इस बार ही इन्वेस्टर्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉर्पोरेट्स तो आए हैं, 200 करीब 200 कॉर्पोरेट्स रहेंगे हर साल से सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन्वेस्टर का रिस्पांस, लाइक मीटिंग रिक्वेस्ट इज फॉर समथिंग लाइक से 17-18 हज़ार मीटिंग रिक्वेस्ट है। तो अभी 200 कंपनी के साथ में आप 7-8 हज़ार 9 हज़ार मीटिंग कर सकते हैं सबका कन्वेंस के हिसाब से। तो क्लियरली मतलब इन्वेस्टर का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एंड FIs हैव आल्सो कम फ्रॉम, अभी क्या है कोविड के बाद ये पहला साल है तो काफ़ी लोग जो बड़े FIs थे वो ऐसे ग्रुप में आए हैं, 4-4, 5-5 लोग, ऐसे काफ़ी लोग आए, 200-250 लोग आए हैं। सो ऐसा मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस में एक्साइटमेंट बहुत है। और इवन खास बात यह है कि कल जो हमने 5-6 प्रेजेंटेशंस देखे, मैं तो नीचे ही था, ट्रैक में था मैं, तो इवन कॉर्पोरेट्स आर वेरी बुलिश। मतलब जो थीम, जैसे हम लोग शेयर बाजार वाले बोलते हैं कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड ये वो हर तरीके से मतलब तेजी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं, कॉर्पोरेट की स्टोरी इज़ डिफरेंट। मतलब वहाँ पर भी जो है माहौल कुछ एक्साइटमेंट का है, ऑप्टिमिज्म का है, एम्बिशियस है। खास बात यह है कि जो कॉर्पोरेट, हालांकि हम लोग चुन के भी कॉर्पोरेट बुलाते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से पैसे रियल एस्टेट में अनुज पुरी ने प्रेजेंट किया, डालमिया सीमेंट ने प्रेजेंट किया। आई थिंक दोज वर प्रेजेंटेशंस व्हिच वर काइंड ऑफ क्लियरली आउटस्टैंडिंग एंड बुलिश। रामदेव सर, तो मैं उन दोनों पर आ रहा हूं, लेकिन इस समय नॉर्मली पिछले 2 साल में कभी तो इन्वेस्टर बुलिश रहे तो शायद कॉर्पोरेट्स बुलिश नहीं थी, कभी कॉर्पोरेट बुलिश थी तो इन्वेस्टर्स बुलिश नहीं थे,
क्या अब हम उस समय पे हैं जहां पर कॉर्पोरेट भी बुलिश है, प्रमोटर भी बुलिश है और इन्वेस्टर भी बुलिश है, और उसकी वजह से क्या थोड़ा सा कई बार डर भी लगता है ना कि हर कोई बुलिश है, कहीं वो वाला मामला तो नहीं है इस समय? हाँ, नहीं वही मामला, सही बोल रहे हो आप। इवन वैल्यूएशन भी काफ़ी मतलब जो बुलिशनेस है वो भी विजिबल हो रहा है। लेकिन क्या देखिए, एक सबसे बड़ा बदलाव जो है ना पहले और अभी में, वो है रिटेल इक्विटी रिवोल्यूशन। कल मैंने उसके बारे में प्रेजेंट किया। ये जो आपका जो 4 करोड़ जो जनता यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ से बढ़ के जो 12 करोड़ हो गया है 3 साल में, और अभी भी हर महीने करीब 2 करोड़ जनता आ रही है। ये जो माहौल है, मतलब एक छोटी सी एक नाला के हिसाब से था, वो छोटा रिवर बना। अब वो छोटा रिवर जो है ना, एक रुद्रमय रूप बन के बहुत बड़ा, मतलब गंगा यमुना टाइप का बड़ा रिवर बन रहा है, और कहीं पर जाके वो स्वालन रिवर बन सकता है, मतलब बाढ़ आ सकती है उसमें। तो ये एक जो रिटेल का जो पैसा आ रहा है डे एंड नाइट 15-17 हज़ार करोड़ पर महीने, वो एक अलग बदलाव है। उसको कैसे समझें और उसका क्या पावर होगा गोइंग फॉरवर्ड, वो समझना जरूरी है। कहा कि अनुज पुरी की प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी, रियल एस्टेट इंडियाज रियलिटी रीडिफाइंड, इनफैक्ट इंडियाज रियलिटी रीडिफाइंड, क्योंकि रियलिटी को तो हम बात करते ही हैं। तो क्या, और ये हमने रामदेव सर एक देखा ही है, रियल एस्टेट स्टॉक्स ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट के जो एंसिलरी प्लेज हैं जैसे पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, सेरामिक स्टॉक्स हैं, इनमें तूफानी तेज़ी है। क्या निकल कर आया इस प्रेजेंटेशन में? क्या एक रियल एस्टेट में एक इस समय जो एक उफान बना हुआ है, ये सस्टेनेबल लग रहा है? भाई उनके हिसाब से तो लग रहा है, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुलिश है, और जो भी माइक्रो ट्रेंड्स है, डिमांड है ग्राउंड पे, वो तो खैर अच्छा है। लेकिन क्या मेन चीज़ क्या है कि 22,000 जो पहले बिल्डर थे रेरा के पहले, अब बहुत मुश्किल से 3-4 हज़ार बिल्डर रह गए हैं, और जो बिग जो लार्जर क्या नाम है जो आपके बिल्डर्स है, उसमें कंसोलिडेशन बहुत हो रहा है, और छोटे बिल्डर्स दे आर बिकमिंग मोर लाइक अ लैंड एग्रीगेटर्स। तो ऐसे सबके लिए रोल है, लेकिन अच्छा कस्टमर का बिहेवियर भी बदलते आ रहा है। दे वांट ऑल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज, एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत ज़्यादा रेपुटेड लोग होने चाहिए। तो इस टाइप का जो है एक बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा है। तो मैं बोला भाई कि जो ये जो सेक्टर है वो, मतलब यानी आपको चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ बैंकरप्सी हो रही है, ये हो रहा है। तो बोलते हैं आपको अंदाज नहीं हो वहाँ पर कितना बड़ा एक्सपांशन हुआ है। और हमारे यहाँ पूरे 8 बड़ी सिटी में मिला के करीब 4 लाख घर बिकते हैं हर साल, वहाँ पर बिकता 1 करोड़। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन किया, बहुत ज़्यादा लिवरेज किया, उसी कारण से भी थोड़ा ये हुआ है। लेकिन इंडिया की कहानी तो भी चालू हुई है। सो दोनों कंट्री का साइज़ एक ही है। अगले 10-15 साल में भी यदि हम 40-50 लाख घर तक भी पहुँचे तो बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की दालमिया साहब की, काफ़ी आजकल उन्होंने एक्चुअली मीडिया से बात करना थोड़ा बंद कर दिया है। तो आप ज़रा बताइए हमें क्या एग्जैक्टली कहाँ उन्होंने क्या, और आपको क्या पसंद आया उनकी प्रेजेंटेशन से? किस तरीके का व्यू है इस समय सीमेंट को लेकर, रामदेव सर? नहीं देखिए, सीमेंट का तो जैसे ग्रोथ की बात की उन्होंने कि ग्रोथ है, मोमेंटम इज पिकिंग अप। ब्लॉक बताया 4-5 साल के, तो उसमें जो पहले बीच में थोड़ा कम हो गया था, अभी फिर वापस लास्ट 2 साल में 10-11% का ये है। उनका समझने का कि भाई अगले 4-5 साल में 8% का ग्रोथ होगा। और डालमिया सीमेंट ऐसी बेसिकली कंसोलिडेशन अमंग द बिग 4, मतलब आपका अल्ट्राटेक, आपका अडानीज, देन ये आपका श्री सीमेंट, और ये इनका। तो ऐसे ये 4 जो बिगीज हैं, दे विल हैव आई थिंक 55-60%, 65% मार्केट शेयर, और गोइंग फॉरवर्ड उनके हिसाब से ये कंसोलिडेशन और बढ़ेगा। सो नाउ दिस इज बिकमिंग अ गेम ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सेलरेटेड डिमांड। सो उनका खुद का प्रोजेक्शन जो है 55 मिलियन टन से 110 मिलियन टन इन बाई 2030। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी एंड ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन द पास्ट। सो वो प्रेजेंटेशन रिफ्रेशिंग था। सो ऐसा काफ़ी हर प्रेजेंटेशन जो है अपने अपने हिसाब से एक मेरिट्स होता है। जैसे एयू बैंक का भी प्रेजेंटेशन था, उसने बात किया बैंक फॉर एवर, फॉर एवर बैंक। तो उस टाइप का मतलब अच्छे कंपनियों का ही प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जो मूड है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक मूड है, ये बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। नहीं, खैर एयू की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके लिए मैंने उसके बारे में सवाल पूछा नहीं आपसे। रामदेव सर, आज का भी लाइनअप मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे पता चला कि अभी खैर आज शायद थोड़ा लेट हो गए शुरू होने में, कुछ वहाँ पर वो हयात के पास कुछ शायद ट्रैफिक जाम था उसकी वजह से। लेकिन आज की जो आपकी लाइनअप है उसमें मैं एक नाम देख रहा था, आदित्य घोष साहब का, जिन्होंने इंडिगो में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, और अब अक्सा एयर के
को फाउंडर भी रहे हैं वो। रामदेव सर, नॉर्मली ये बोला जाता है कि एविएशन में कभी किसी का पैसा बना नहीं, लेकिन इस बार शायद चीज़ें थोड़ी बदली, एटलीस्ट इंडिगो ने पैसा बना के दिया। लेकिन ये एक आपको लग रहा है कि इस स्पेस में और एयरलाइंस की जगह है, पैसा बन सकता है इस स्पेस में? देखिए, जगह तो बहुत है, बिकॉज इंडिया का जो फ्लाइंग इतना बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और इनकम बढ़ते जा रही है, तो फ्लाइंग तो बहुत होगा, डोमेस्टिक भी होगा, इंटरनेशनल भी होगा। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक भी बनेगा, टूरिज्म भी बनेगा, तो हर तरीके से ऐसा अपॉर्चुनिटी साइज इज़ वेरी लार्ज। लेकिन क्या पूरा वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर कोई बहुत बड़ा 100-200 बिलियन डॉलर का एविएशन कंपनी नहीं है। तो कहीं न कहीं इसमें जो इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, चाहे फ्यूल को लेके हो, चाहे ट्रैफिक को लेके हो, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को लेके हो, एयरपोर्ट चार्जेस को लेके हो। सो इसमें ये थोड़ा ट्रेचरस इंडस्ट्री है। इंडिया में भी ये कोविड के चलते ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री, इसका नेगेटिव नेटवर्थ है पूरे इंडस्ट्री का। आई मीन करंट प्रॉफिट्स आर गुड, लेकिन आप देखें तो पूरा इंडस्ट्री का नेटवर्थ नेगेटिव है। तो मतलब ये बोलना जरूर, मतलब अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ये बोलना कि कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है इंडस्ट्री में, प्रॉफिट पूल बहुत छोटा है, और बट फिर भी नए सितारे आएंगे और अपना अपना यूनिक बिजनेस मॉडल लाके, जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस है वहाँ पर अमेरिका में, इस टाइप का जो निश टाइप का जो प्रपोज करेंगे, आई थिंक दे हैव अ गुड चांस टू मेक मनी। बिल्कुल रामदेव सर, बहुत शानदार आपने गेस्ट बुला रखे हैं, और एक और नाम जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब और काफ़ी अलग हटकर सोचा आपने, सुधांशु मनी जी, वंदे भारत एक्सप्रेस के पीछे जिनका एक हाथ रहा है। और ये क्योंकि एक रेलवे में एक रेवोल्यूशन आया एक तरीके से, और वो रेलवे स्टॉक्स में विजिबल है। रामदेव सर, ये एक बड़ी थीम बन के निकल रही है यहाँ पर, यहाँ क्या आपका व्यू होगा? ऑब्वियसली वो प्रेजेंटेशन अभी होनी है, तो उसके बारे में तो खैर बाद में पता चलेगा। मैं आज गौतम से पूछूंगा कि वो कैसी रही प्रेजेंटेशन, लेकिन आपका व्यू क्या है? देखिए, हम तो मतलब जो दूसरे उसके एंसिलरी सप्लायर्स जो हैं, जो इक्विपमेंट और सप्लाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, तो जो साइज ऑफ द ऑर्डर्स जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा है। मतलब 25-30, 40 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, एंड देयर आर फेजेस ऑफ ऑर्डर्स। तो अब उनसे सुनने के बाद और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्या देयर इज वेरियस टेलविंड्स स्टार्टिंग। अनुज, क्या आपने क्या समझने का है बाजार में कि कहाँ टेलविंड चालू हो रहा है? जैसे डिजिटल को लेके बहुत सारे टेलविंड चालू हो गए, फिर उसके बाद जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस चालू हो गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाले तो पैसे कमाएंगे, लेकिन उसके जो सप्लायर्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस को फुलफिल करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स है, फार्मेसी है, हॉस्पिटल सप्लाईज है, तो वो सब में अलग बूम है। फिर उसके बाद देखिए आपका रेरा होने के बाद अभी जो आपका रियल्टी में जो हाउसेज बनेंगे, अब जैसे 4 करोड़ हाउसेज बन रहे हैं, अभी 4 लाख हाउसेज बन रहे हैं, यदि उसमें भी मोमेंटम आ गया सब करते हुए, तो मतलब वो अपने आप में एक टेलविंड होगा। बिकॉज घर के अंदर जितनी चीज़ लगती हैं, चाहे पंखा हो, केबल हो, टाइल्स हो, पेंट्स हो, सो वो सब चीज़ में भी एक तरीके से उठाव आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ना, एक के बाद एक, अब जैसे एविएशन है, यदि मान लो जिस ढंग से ट्रैफिक बिल्डअप हो रहा है, आप एयरपोर्ट में आते चले जाओ और एक मतलब कहीं से कहीं आप जोड़ते चले जा रहे हो, तो क्लियरली देयर इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द एविएशन ऑल्सो। तो वहाँ पर जो नए लोग आएंगे यूनिक बिजनेस मॉडल से, उनको भी पैसे कमाई के लिए मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इस टाइप के जो टेलविंड्स बनते जा रहे हैं। और ये जो वंदे मातरम है, जो अपने आप में पूरा जो कैपेक्स बूम है, चाहे रोड का हो, पोर्ट्स का हो, चाहे ये रेलवे का हो, आई थिंक इट इज़ ऑल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डाउन स्ट्रीम। जितनी भी कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं, वैगन सप्लाई करती हैं, ट्रैक्स बनाती हैं या सिग्नलिंग करती हैं, सॉफ्टवेयर देती हैं, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो है। अपॉर्चुनिटी तो है। अच्छा, एआई पर काफ़ी जोर लग रहा है आपका। 2 प्रेजेंटेशन हैं एआई को लेकर, श्रीकांत वेलमकरानी जी की फ्रैक्टल एनालिटिक्स से, और ऑब्वियसली नितिन राकेश जी होंगे एम्फेसिस के सीईओ। ये रामदेव सर, एक व्यू रहा है कि शायद आईटी में एक बॉटम बन चुका है, और आगे जाते हुए एआई और बाकी जो भी है, रोबोटिक्स है, सब कुछ है, ये एक्चुअली इसमें इंडियन आईटी गेन ही करेगी, लूज नहीं करेगी। आपका क्या व्यू है इस स्पेस पर? आप मेरी समझ बहुत कम है इसमें, उसी कारण से मैं बोला उनको ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई जितने भी आप एआई के ऊपर प्रेजेंटेशन करा सकते हो, लोग बोर होंगे जैसे भी होंगे, बट सबको बुलाओ,
समझने की कोशिश करेंगे भाई इसका इम्पैक्ट क्या है, बिल्कुल। कैसी सोच है। तो उसी कारण से नितिन राकेश को बुलाए ऑन सर्विसेज साइड, फिर ये जो एनालिटिक्स है उनसे भी बुलाए उनको। सो अब थोड़ा मूड समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी प्रेजेंटेशन भी हो रहे हैं, 1-on-1 भी, कि एआई का इम्पैक्ट क्या है। एआई एक टर्निंग पॉइंट है पॉजिटिवली फॉर इंडियन सर्विसेज इंडस्ट्री। ये नया एक अपने आप में एक नया बंडल ऑफ सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम जो भी चल रहा था उसके ऊपर से एक नया मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मोर सर्विसेज, मोर अपॉर्चुनिटी। इस टाइप का माहौल है कि ये जो अभी जो चल रहा है उसको सबको वो मतलब क्रंच करेगा और 10 आदमी का काम 8 कर देगा, 7 कर देगा, ऐसा कुछ माहौल है। ये सब मतलब एआई बहुत तूफान है पूरे। आप देखिए नास्डैक में कितना कुछ हो रहा है। तो इस समझने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा रामदेव सर, पुनीत चटवाल जी भी आ रहे हैं आपकी कॉन्फ्रेंस में। मैं 2 हफ्ते पहले गया था उनकी ताज लैंडसेंड की प्रॉपर्टी में, और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि उनका जो ब्रेकफास्ट एरिया इतना बड़ा है, उसके बाद भी आधे घंटे की वेटिंग थी। तो मतलब ये, और ऑक्यूपेंसी मेरे ख्याल से फुल चल रही है इस समय। और अभी G20 की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कप, ये क्या जो इन्होंने 2 साल की पेन झेली थी, अब इसको पूरी तरीके से ये एक रिवेंज के मूड में है क्या? इस समझ में नहीं आता कि मतलब प्री कोविड जो ऐसा इतना ज़्यादा बूम नहीं था। सिर्फ कोविड तो ठीक है, एक बात हुआ, सब चीज़ें बंद हुई, फिर वापस आए लोग, फिर एक बार एक रिवेंज ट्रेवल था। लेकिन अब तो क्या रिवेंज, अब तो मतलब 2 साल हो गए, अब कोविड खत्म हुए भी 1-1.5 साल हो गया, तो अब जो नॉर्मल हो गया इस साल तो उसके बाद भी जो डिमांड है वो बहुत एक्सेलरेटेड है। और अब जैसे कल मैं कोई पेपर में पढ़ा था कि होटल इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट $1 ट्रिलियन ऑफ GDP एडिशन बाय देम ओनली नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सो अभी क्या है, एसेट इंटेंसिव है। यदि ज़्यादा अभी क्या, काफ़ी दिन से मुझे लगता है कि इन्वेंट्री बनानी है। आप देखिए मुंबई जैसी सिटी में भी नए होटल्स आए नहीं हैं, नए रूम्स एडिशन नहीं हुए 4-5 साल में मीनिंगफुली। तो उससे क्या है कि जब ट्रैफिक बढ़ता है तो आपका जो प्राइसिंग पावर बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से दे आर पासिंग थ्रू दैट फेज व्हेन ऑक्यूपेंसी तो ऑलमोस्ट फुल में चल रही है, उसके ऊपर से प्राइसिंग पावर मिल रहा है इनको। सो बट अभी प्राइसिंग और प्रॉफिट देख के नए होटल्स आएंगे। सो वो कैसे होता है, कितना फास्ट आता है, कितना आता है, वो देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड से भी किसी को बुलाएगा रामदेव सर आपकी कॉन्फ्रेंस में? नॉर्मली आप बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी? नहीं, कल वो पवन जो है वो इंडियन आइडल वाला, ही वाज देयर, बट आई डोंट नो। अभी तक तो मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में नहीं आया कि आज ही है ट्रैक, तो आज कोई प्रेजेंटेशन है लास्ट मिनट मेरे मालूम नहीं, बट मेरे ख्याल से बॉलीवुड इज नॉट रिप्रेजेंटेड। ओके। अच्छा, मैं ये देख रहा था आपकी कंपनी इंटरेक्शन में 200 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज, लीडिंग इंडियन कंपनीज हैं जो आ रही हैं रामदेव सर। तो मतलब खैर सबके बारे में तो बात खास हो नहीं पाएगी, लेकिन ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें आप कौन सी थीम्स पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? कौन सी मैनेजमेंट्स में आप खुद इंटरेक्ट करने के मन में है? कभी क्या मैं कुछ दिमाग लगाया नहीं, अभी तो क्या 2 दिन जो है ना, कल निकल गया, आज भी पूरा ट्रैक्स है, तो मैं तो यहाँ नीचे ही रहूँगा। आपको मालूम है ना कि सब जितने मीटिंग्स होते हैं सब ऊपर रूम्स में होते हैं। सो वो रूम्स में मैं कल जाऊँगा, कल मैं ट्राई करूँगा 4-5 मीटिंग करूँ, अदरवाइज या फिर अभी तो मैं खाली इन्वेस्टर्स लोग से मिल रहा हूँ ब्रेक में, और आई एम लिसनिंग टू ऑल द ट्रैक्स विच इज़ हैपनिंग हियर। सो आप गौतम से ज़्यादा बात करें, गौतम को ज़्यादा मालूम होगा कहाँ क्या बातचीत हो रही है। नहीं, गौतम से ही बात करेंगे। गौतम से आज दिन में बात करेंगे दोपहर में, तो गौतम से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे हम। अच्छा रामदेव सर, लेकिन एक बात बताइए, अब कॉन्फ्रेंस की तो खैर हमने बात कर लिया, आपने इन्वेस्टर का मूड भी देख लिया, क्या एक रिस्क कॉम्प्लेसेंसी का बन रहा है इस समय मार्केट में? क्योंकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन वापस एक कम बैक कर रहा है। आपने बॉन्ड यील्ड का मूव देखा होगा ओवरनाइट, यूएस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। एफआई की भी सेलिंग आ रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से भागे हैं और वहाँ करेक्शन आ ही नहीं रही है, क्या एक थोड़ा सा एक रिस्क बन रहा है यहाँ पर? देखिए, रिस्क तो जैसे ऐसा चीज़ है जिसके बारे में मालूम नहीं होगा कि आएगा। जैसे भी 10 ईयर पेपर है, मान लो वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो कुछ बढ़ गया, और द यील्ड गोज टू मे बी 5%, 5.5%. I think that can create global currency chaos in the sense that then फिर वो कॉम्पिटिटिव रेट राइज करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज होंगे सब सेंट्रल बैंक्स के। तो जो एमर्जिंग मार्केट करेंसीज है लाइक इंडिया करेंसी या दूसरी करेंसीज हैं,
उनका कॉम्पिटिटिव डिवेल्युएशन या कुछ भी होगा तो अगेन थोड़ा सा एक मिनी स्लो डाउन और मे बी चैलेंज टू द करेंट कॉन्फिडेंस हो सकता है सर। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा करेक्टिव मोड में है एंड रीज़न कुड बी व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूएस। तो ये तो ऐसा आते रहेगा, कोई प्रेडिक्ट करने का बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो डोमेस्टिक्स का है, रिटेल में है, और दूसरा क्या है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। आप देखिए, डोंट फॉरगेट द रिलेंटलेस राइज इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वही अपना माई बाप है। तो ये क्वार्टर का देखिए, हम लोग का पूरा एक्सपेक्टेशन था निफ्टी का 25% ग्रोथ, इस बार आया 32% ग्रोथ। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि क्वार्टरली एस्टिमेट हमारे जो बनाते हैं उनसे 5-7% ऊपर आया। जनरली 5-7% नीचे ही आता था। तो ये जो अपग्रेड का जो साइकिल चल रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है 950-960 रुपये इन द करंट ईयर। इफ दैट टर्न्स आउट टू बी सेम एटलीस्ट 960-970, सो देन वी आर इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। 17-18 का ट्रेलिंग पी हो जाएगा, तो ऐसा बाजार को बहुत ज़्यादा करेक्शन का, डीप करेक्शन का डर नहीं है। बाकी तो 2-5% ऊपर नीचे तो होते ही रहेगा। रामदेव सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हर बार मज़ा आता है, लेकिन बहुत शानदार लगा आज आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। और अब आप अपनी कॉन्फ्रेंस में जाइए, और ऑब्वियसली दोपहर को हम फिर इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे गौतम से। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, मार्केट गुरु सीरीज़ में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।